और अब बात है चीन की, क्योंकि संसद में गूंजेगा अब चीन का मसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में एलएसी मामले पर बयान देंगे। पूर्वी लद्दाख में कई महीने से चीन के साथ तनातनी है, विवाद है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने और कई दौर की वार्ता होने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। रूस के दौरे पर रक्षा मंत्री खुद चीन की गुहार पर उन्होंने बात की। विदेश मंत्री भी चीनी विदेश मंत्री से तनाव कम करने पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एलएसी पर तनाव बना हुआ है। उधर कांग्रेस ने चीनी जासूसी को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो आज इंतजार रहेगा, रक्षा मंत्री आज जब संसद में बयान देंगे तो वो जो स्थिति बनी हुई है अभी सीमा पर, एलएसी पर, उसे लेकर क्या तस्वीर पूरे देश के सामने रखते हैं। हालांकि इससे पहले कल प्रधानमंत्री भी सदन में बोले थे, लेकिन आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। इस लिहाज से लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान होगा। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। आज के युग में डेटा जो है सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। चाइना की तमाम बड़ी डेटा कंपनी और बड़ी कंपनी जैसे एप्पल है, टेंसेल है, वो सारे के सारे चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंक्ड है और उनके माध्यम से चाइना हिंदुस्तान के 10,000 लोगों के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखा हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जुडिशरी है, मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ तक कि जो गुंडे हैं, मशहूर गुंडे, उनके ऊपर भी नज़र रखी हुई है। इनका जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करता है और ये लोग किस प्रकार से डिसीजन अराइव करते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं ताकि ऐन मौके पर इसका इस्तेमाल किया जाए चाइना के फायदे के लिए और हिंदुस्तान के नुकसान के लिए। बड़ा लाजमी है कि हम इससे अपने आप को सुरक्षित करें। चाइना तो हर वक्त अपनी यही नापाक हरकतें करता रहेगा और बड़ी बात यह है कि चाइना ने तो अपने लोगों को ही नहीं बख्शा है, उन्होंने तो अपने हर एक नागरिक के ऊपर में सर्विलेंस की गई है। और ये जो बिग डाटा एनालिटिक्स हैं, अपने आप को बोलता है कि ये साइबर के इलाके में बहुत बड़ा हुआ है, इसने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन इसका नापाक इस्तेमाल करना तो चाइना की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और एक स्ट्रेटेजिक इंटेंशन की एक एग्जाम्पल है। तो अमेरिका ने भी चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके आने वाले इलेक्शंस को मद्देनजर रख के चाइना उनकी साइबर जासूसी कर रहा है। न जाने चाइना का ये नापाक हरकत, ये जासूसी करने के स्टेट पॉलिसी कब खत्म होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि चाइना ने अपनी ही बेइज्जती, अपना ही जो स्तर है इतना गिरा लिया है कि इसको इस चीज से उभरना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो इल्जाम है ये चाइना के ऊपर में ही होगा। तो हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेह लद्दाख से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं, राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्वेता का रुख करते हुए, श्वेता, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त एलएसी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कल संसद सत्र का आगाज होना था उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नजर एलएसी पर लगातार बनी हुई है। रक्षा मंत्री भी आज 3 बजे बयान देने वाले हैं और साथ ही एमएम नरवणे का दौरा भी पहले हो चुका है। क्या आज जब रक्षा मंत्री बोलेंगे तो इस बात पर भी स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरीके की वार्ता किस स्तर पर हुई है और कहां तक की विवाद और कितना सुलझाया जा सका है अभी तक?
जी, चूंकि अभी तक की जो सर्वोच्च स्तर की बातचीत हुई है नेहा, वो राजनाथ सिंह की अपने समकक्ष से हुई है जो चीन में उनके हैं। तो इसीलिए ये चीज उन्हें संसद को जानकारी तो देनी होगी। कहीं पर भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है कि रक्षा मंत्रियों की जो बातचीत हुई है उसमें आधिकारिक तौर पर बातचीत क्या हुई है। सूत्रों के हवाले से जरूर कुछ चीजें निकल कर आती हैं सामने। जहां तक यहाँ एलएसी का सवाल है नेहा, तो यहाँ पर जो तनाव है ये नहीं कहा जा सकता कि तनाव नहीं है, क्योंकि जिस मिरर डिप्लॉयमेंट की बात हम अप्रैल के महीने से करते यहां पर आ रहे हैं, गलवान की घटना के बाद जिसे और सुदृढ़ किया गया है, तो तनाव तो है। लेकिन रक्षा मंत्री अपनी तरफ से क्या आश्वासन दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो कि एलएसी कब तक सामान्य हो जाएगा? कहीं युद्ध की नौबत तो नहीं आ रही? क्योंकि सबके मन में यह सवाल उठता है जो कुछ चल रहा है उससे क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है कि वाकई टकराव हो जाए, भले ही एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहे। तो आज ये सारी चीजें जब रक्षा मंत्री यहां पर आकर संसद में संबोधित करेंगे, निगाहें तो समूचे देश की उस पर रहेंगी, क्योंकि सबको ये जानना है एक युद्ध की स्थिति किसी के लिए भी माकूल नहीं होती है, लेकिन अगर चीन अतिक्रमण करता है तो युद्ध उसका क्या इकलौता विकल्प रह जाता है? तो ये सारी चीजें आज के दिन मुझे लगता है न सिर्फ बाकी देश में बल्कि यहां जो फौज तैनात है उसे भी जानना है। उन लोगों के साथ इंटरैक्शन भले ही हमारी सर्वोच्च नेतृत्व का होते रहता है, रक्षा जो सेनाध्यक्ष हैं वो आते रहते हैं, वायु सेनाध्यक्ष यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये दिशा तय हो जानी बहुत जरूरी है। नेहा, हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव भी मौजूद है विजय चौक पर। और राहुल, देखिए, जिस बात का जिक्र श्वेता कर रही है कि दिल्ली से लेकर लद्दाख तक इस बात का इंतजार है, पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि रक्षा मंत्री आज क्या तस्वीर पूरे देश के सामने संसद के जरिए रखते हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि चीनी जो जासूसी कर रहे हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर देश में मौजूद, उसे लेकर क्या तस्वीर है, सरकार के पास क्या जानकारी है, यह भी सार्वजनिक किया जाए। जी देखिए, ये जो सत्र है संसद का, ये 5 महीने से ज़्यादा समय के बाद हो रहा है और इस कारण से चीन का जो मामला है वो करीब 5 महीने का पुराना है। इसको लेकर के प्रॉब्लम यह है कि कोई भी समग्र औपचारिक वक्तव्य जो है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। आखिरी जो हुआ था वो प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए विपक्ष से बात करके कुछ दो टूक बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत की ज़मीन का एक भी इंच चीन के पास नहीं है, भारत की फौजें तैनात हैं और किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं और भारत सरकार तैयार है। उसके बाद से यह पहला औपचारिक बयान होगा भारत सरकार का संसद जैसे एक पटल पर, और इसलिए सिर्फ दिल्ली, लद्दाख या डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से एक पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस है जो कि इस स्टेटमेंट का ज़रूर ध्यान देगी और चीन के लिए भी एक सिग्नल होगा। इसीलिए अगर आप प्रधानमंत्री का वक्तव्य अगर देखें तो उन्होंने एक बहुत सटीक लाइन ड्रॉ करी। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी कि ये विपक्ष और पक्ष, सरकार और कांग्रेस, इन सब का मुद्दा नहीं, भारतीय सेनाओं के पीछे एक हाई यूनिटी इंडेक्स, एक पॉलिटिकल यूनिटी इंडेक्स लेकर के खड़े होने का समय है। ये लाइन सरकार चलाना चाहेगी। राजनाथ जी के बयान में तमाम तफसील से बयान होंगे कि क्या स्थिति है, क्या प्रिपेयर्डनेस है, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक, लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजिक डिटेल नहीं मौजूद है। और जिस बात का जिक्र देखिए राहुल भी यहाँ पर कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर ऐसे मुद्दे देखे जाने जरूरी हैं, लेकिन एलएसी पर, वो इलाके जो एलएसी के बेहद करीब बसते हैं, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उनके जहन में क्या इस वक्त गुजर रहा है? देखिए मीनाक्षी, मुझे एक चीज लगती है जो जिस दौर का जिक्र राहुल भी कर रहे हैं, उस दौर में सवाल कांग्रेस की तरफ से खासकर ये उठता था कि चीनी सेना क्या भारतीय सीमा में दाखिल हुई है और दाखिल हुई है तो कितने किलोमीटर, और वो इसके लिए हवाला देते थे चंद पूर्व सेना के जनरलों का जिन्होंने इस तरह की बातें अपने सोशल मीडिया से साझा की और सूत्रों के हवाले से वो कहते थे। लेकिन इस समय जो स्थिति है मीनाक्षी, अगर ध्यान हम दें, चीन की तरफ से त्राही किया जा रहा है कि भारतीय फौज जो है वो ऊंची चोटियों पर काबिज हो गया है, जिसे चीन कह रहा है कि उनके हैं। तो अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब स्थिति ऐसी है जिसमें भारतीय सेना एक ऊंचाई के क्षेत्र में न सिर्फ एक तरह से कहें थियोरेटिकली, बल्कि अगर एक एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप समझिए, हाई ग्राउंड पे हैं हम ऊंची चोटियों पर हैं, हम चीन को डोमिनेट करने की स्थिति में हैं और इसीलिए चीन की तरफ से बार बार हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में वो घुसने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं ये भी देखना चाहती हूं इसके साथ कि रक्षा मंत्री की तरफ से जो बातें कही जाती हैं उसमें क्या ऑपोजिशन अब इस बात से संतुष्ट है कि भारतीय सेना कहां तक है और वो किस तरह से डोमिनेट कर रही है? देश में कोरोना की रफ्तार तेज है। मामला 49 लाख के पार पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या 80,000 हो चुकी है। इन सबके बीच 25 सांसदों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया।
25 सांसद कोरोना पीड़ित। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया कोरोना पीड़ित। देश भर में 49 लाख के पार कोरोना ग्राफ। ये 3 बड़ी खबरें कोरोना के खतरे से आगाह कर रही हैं। देश में स्थिति कितनी गंभीर है ये किसी से छिपी नहीं, लेकिन तेजी से बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच खौफ कम हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 49 लाख के पार जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 80,000 से ज्यादा हो चुका है। लेकिन सरकार भरोसा दिला रही है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश में कोरोना कंट्रोल में है। जरूरत है वैक्सीन आने तक सावधानी बरतने की। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सावधानी हटी तो संक्रमण फैलने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का संकेत साफ है कि बेपरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। सोमवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में महामारी पर बयान दिया। उन्होंने सदन के सामने तस्वीर पेश की। कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 3,328 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि केवल 55 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना रिकवरी रेट भी करीब 78% हो चुका है। डेथ रेट महज 1.64% है और पॉजिटिविटी रेट भी 9.40% है। स्वास्थ्य मंत्री ने लगे हाथ बताया कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मैप पर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। The nationwide lockdown, a bold decision undertaken by the government. It has been estimated that this decision prevented approximately 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना वायरस अनलॉक हो गया है। कुछ राज्यों में तो इस वायरस ने बेहिसाब संकट बढ़ाया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 10,77,374 केस, आंध्र प्रदेश में 5,75,079 संक्रमित, तमिलनाडु में 5,08,511 कोरोना पीड़ित, कर्नाटक में 4,67,689 केस और उत्तर प्रदेश में पीड़ितों की संख्या 3,17,195 हो चुकी है। दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू है। कल शाम जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 3,229 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल पीड़ितों की संख्या 2,21,533 हो गई, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,770 तक पहुंच गया। सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। सांसद रवि किशन के बयान को शर्मनाक बताया जया बच्चन ने। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस तरीके से एक इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत है। रवि किशन के इस बयान पर जया का ये पलटवार, काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। राज्यसभा में जया बच्चन ये कहती हुई दिखाई दी कि जहां से सब कुछ कमाया, नाम कमाया, उसी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए
उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. तो जया बच्चन यहां पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दी राज्यसभा में, और उन्होंने जिक्र, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने रवि किशन का, लेकिन आपको बता दें कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब से लेकर नेपाल के रास्ते जो ड्रग्स का ये कारोबार चल रहा है और बॉलीवुड इसमें जिस कदर डूबा हुआ है, उसकी जांच हो और सच्चाई देश के सामने आए। लेकिन आज जया बच्चन ने यह कहा कि यहां नाम कमाने वाले ही इस इंडस्ट्री को गटर कह रहे हैं और इस पर मैं जबरदस्त नाराजगी और आपत्ति जाहिर करती हूं। इसके अलावा यह कहा कि शून्यकाल पर इस मामले में चर्चा भी हो। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन जो 3 बड़ी एजेंसीज देश की कर रही हैं, मौत के पीछे का सच सामने आए ये मकसद था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये मामला जिस तरह से ड्रग्स तक जाकर पहुंचा है और इस पूरे नेक्सस में अभी तक जो नाम शामिल आए हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि ये तो महज छोटी मछलियां हैं। उसके बाद आगे क्या बड़े कॉलर्स तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हाथ पहुंचेंगे, और इसी की गूंज देखिए मुंबई के आगे बढ़ते हुए देश की संसद तक सुनाई दी है। और कंगना ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जया बच्चन ने जो कुछ कहा है उसके पलटवार में अब कंगना रनौत ने कहा है कि अगर अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो कि बेटा बेटी हैं जया बच्चन के, अगर उन्होंने इस तरीके की शिकायत की होती तो क्या जया बच्चन इसी तरीके से जवाब देती? जया बच्चन के बयान पर कंगना की एक कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया। सुशांत की जगह अभिषेक, तो क्या यही बयान होता? ये कहना है कंगना रनौत का। दरअसल जिस तरह से जया बच्चन ने आज स्टेटमेंट दिया, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका ये गुस्सा, ये स्टेटमेंट जवाब एक तरह से कल दिए गए रवि किशन के बयान पर ही था। रवि किशन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ इस वक्त एक्टर और भाजपा सांसद गोरखपुर से रवि किशन मौजूद है। रवि किशन जी, आज जया बच्चन ने आप ही पर निशाना दाग दिया क्योंकि आपने कल लोकसभा में ये कहा था कि एक ड्रग कार्टेल है बॉलीवुड में। क्या आप पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या आप पूरी बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनका कहना है। गलत बात। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती ही नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम, चूंकि एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। कौन इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? कौन साजिशन इसको खोखला करना चाह रहा है? कौन अपने पेडलर्स भेज रहा है? कौन हजारों करोड़ का बिजनेस यहां करना चाह रहा है? जैसे बायोवेपन कोरोना भेजा गया चाइना द्वारा, एक बड़ी टैबलेट्स की कोकेन, एलेक्सी, एक्सेसी, व्हाटएवर नेम इज देयर, ये खेप आती है पंजाब द्वारा, पंजाब के बच्चों को खत्म करते हुए हर जगह पहुंच रही है। पाकिस्तान द्वारा नेपाल के थ्रू आती है। तो कौन, अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फैटर्निटी का, तो कौन उठाएगा? और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी। आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। वो उनका कहना है कि आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में एक ड्रग कार्टेल मौजूद है। बॉलीवुड इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, सम डायरेक्टली, सम इनडायरेक्टली एज वेल। अब उन सब पे एक there's a cloud of doubt. No, but the entire Bollywood is not taking drugs. No way. एक क्रिएटिव फील्ड है भाई, एक इसका इतिहास है इतना बड़ा, इसे लिटरेचर के ज्ञानी, पद्मश्री, पद्म भूषण लोग हैं यहाँ पर। बॉलीवुड, पहली बात तो गलत, ये धारणा ही निकाल देनी चाहिए। Some few must be doing, which in every industry there people are doing.
और ड्रग्स नेक्सस में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रिया के बाद सुशांत भी अब घिर रहे हैं। पावना डैम के बोटमैन ने सुशांत की सीक्रेट पार्टी के राज खोले। सुशांत की ये पार्टी पावना डैम और टापू पर होती थी, जिसमें बॉलीवुड स्टार सारा अली खान और रकुल प्रीत भी मौजूद रहती थी। ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा, पावना डैम के बोटमैन का बयान, सुशांत की पार्टी में सारा अली खान, बार बार आती थी रिया चक्रवर्ती, आपती गवंडे आइलैंड में ड्रग्स पार्टी, सुशांत मौत की मिस्ट्री अब ड्रग्स और धुआं में उलझती जा रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नए नाम आ रहे हैं। अब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी बेनकाब हुईं जो ड्रग्स पार्टियों में शिरकत करती थी, उनमें धुआं उड़ाती थी। सुशांत की ड्रग्स पार्टियां उसी के फार्म हाउस में होती थी जो पावना डैम के पास है। पावना डैम के बोटमैन ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने सनसनीखेज खुलासे किए। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने बताया कि सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी होती थी जिसमें कई स्टार आते थे। ये सभी उसके बोट पर घूमते थे और आपती गवंडे आइलैंड पर घंटों वक्त बिताते थे, जहां ये नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे। बोटमैन जगदीश के मुताबिक सुशांत के साथ रिया बार बार आती थी, 4 से 5 बार सारा अली खान भी आई। रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा ने भी सुशांत के साथ बोट यात्रा कर आइलैंड में पार्टी की। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर पहुंची जहां पर सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के साथ जाते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी। बोटमैन के खुलासे हैरान करने वाले हैं। उसका दावा है कि आपती गवंडे टापू पर सुशांत अपने दोस्तों के साथ घंटों वक्त गुजारा करते थे, जहां नशे का पूरा इंतजाम होता था। वो सभी बोट में भी नशा करते थे। बोटमैन के इस बयान के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से इस आइलैंड पर पहुंची, जांच शुरू की, फार्म हाउस पहुंची, वहां से सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आने वाले दिनों में फार्म हाउस में आने जाने वाले लोग, आइलैंड में पार्टी करने वाले लोगों पर शिकंजा कस सकता है। सुशांत की पार्टी में रिया की पूरी मंडली आती थी, जिनमें नारकोटिक्स ब्यूरो के हत्थे चढ़े उसका भाई शोभिक, सैमुअल मिरांडा और जैद भी शामिल है। जैद ड्रग पेडलर है, तो क्या जैद ही सुशांत की पार्टी में ड्रग्स मुहैया कराने का काम करता था? पावना डैम मुंबई से करीब 108 किलोमीटर दूर है। लोनावला से सटे इस इलाके में काफी सारे फार्म हाउस हैं जहां पार्टियां होती हैं। रिया के कबूलनामे के बाद यहां की पार्टी अब एनसीबी के निशाने पर है। अब देखना है कि जांच के साथ क्या नए खुलासे होते हैं और बॉलीवुड के कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। मुंबई से मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, पावना डैम, आज तक।